हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGLA 138 रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स करवाऊंगी। ये जो बुक है इसमें ब्लॉक तो वैसे 4 हैं, काफ़ी बड़ी बुक है ये। काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं इस बुक में और यूनिट्स भी बहुत ही सारी हैं। अभी मैं इसका फर्स्ट ब्लॉक आज आपको कंप्लीट करवा दूँगी। मैंने इसकी 3 यूनिट्स अपलोड कर दिए हैं। आज हम इसका यूनिट 4 कंप्लीट करेंगे और स्टार्ट करते हैं फिर यूनिट 4 से। ये देखिए, ये रहा इसका यूनिट 4। यहाँ पे आपको थोड़ा बीच में भी पढ़ना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये जो रीडिंग लिटरेरी टेक्स्ट है ना, इसमें 2 पॉइंट्स है, एक होता है स्ट्रक्चर और एक होता है टैक्टिक्स। ये थोड़ा पढ़ लीजिए, उसके बाद में हम आगे इसको पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है, जो स्ट्रक्चर टर्म है ना, ये इन्वॉल्व करती है व्हाट और द नेचर ऑफ रीडिंग एंड एड्रेस मेनली द फोकस ऑफ लिटरेरी कॉन्सेप्ट की, मतलब जो आप रीड कर रहे हैं उसका नेचर कैसा है, क्या चीज़ वो है। इसके अंदर क्वेश्चंस और प्रॉब्लम जो होती हैं टेक्स्ट में एड्रेस करी जाती है। फॉर्मेटिव और फंडामेंटल कंसेप्ट्स को हाईलाइट किया जाता है। वॉल्यूम ऑफ डेटा और जो इन्फॉर्मेशन है रीडर को एक्सेस के लिए चाहिए, वो सब चीज़ों पे यहाँ पे फोकस किया जाता है। लेकिन अगर बात करें हम टैक्टिक्स की, तो टैक्टिक्स में जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो होती है हाउ की, मतलब कि कैसे की। जैसे स्ट्रक्चर में होता है ना कि क्या, और ऐसे ही टैक्टिक्स में इन्वॉल्वमेंट होती है किसकी, हाउ, कैसे। और ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिखेंगे कि रीडर्स प्लान जो होते हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंशन है, नॉलेज है, डेवलपमेंट करना उस चीज़ की, और क्रिटिकली या फिर कम एनालिटिकल एबिलिटी को डेवलप करना जो रीडर्स के लिए, कि एडवांस स्टेज पे जाके आप चीज़ों को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, जो वर्ड्स हैं या जो वे है उसको बहुत अच्छे से क्रिएट कर पा रहे हैं, अच्छे तरीके से आप समझा पा रहे हैं। तो ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। और फिर उसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में कि वेट अ मिनट, नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। ये आपको ना क्वेश्चंस दे रखे हैं, बट उस क्वेश्चन से पहले ये पॉइंट्स मैं आपको समझा दूँ। यहाँ पे ना डेवलपिंग अवेयरनेस फॉर इफेक्टिव रीडिंग, कि जो इफेक्टिव रीडिंग है ना उसके लिए अवेयरनेस को डेवलप करना, कि क्या क्या पॉइंट्स ज़रूरी हैं। तो पहला आता है नॉलेज, जो है ना वो इंश्योर करती है बेटर रीडिंग को। अगर आपको नॉलेज है तो आपकी रीडिंग ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या चीज़ होती है कि जिसमें रीडिंग में ना आपको ज़रूरत क्या है, परफेक्ट फोकस की, कि आपकी प्रैक्टिस है, फोकस है, तो आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। ये पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वन मस्ट नेवर रीड विद ओवर कॉन्फिडेंस इन वन प्रायर्स नॉलेज ऑफ द टेक्स्ट। तो ऐसा भी नहीं कि अगर आपको नॉलेज है तो ओवर कॉन्फिडेंस में आप करे जा रहे हैं। आपको बहुत ही काम होके रीडिंग करनी होती है। प्लस में अगर आपकी नॉलेज अच्छी नहीं है, अगर आप नॉलेजेबल रीडर नहीं हैं, तो हो सकता है कि कई चीज़ों की वजह से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएं या आप चीज़ों को नहीं समझ पाएँ। लेकिन रीडिंग जो है ना वो आपकी स्किल्स को बहुत एनहेंस करती है, आपके व्यक्तित्व का जो निखार है ना वो रीडिंग करती है। तो ये आपको याद रखना है। प्लस गुड रीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड, ये दोनों तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं उनको स्टार्टिंग से ना रीडिंग की बड़ी हैबिट होती है, उनका बड़ा मन करता है रीडिंग करते रहो, कुछ ना कुछ नया नया रीड करते रहो। लेकिन कुछ होते हैं उनको नई हैबिट होती है, और बट ऐसा भी होता है कि फिर एक टाइम के बाद में जब वो रीडिंग करते हैं तो उनका मन करता है कि हाँ ये चीज़ हमें पढ़नी चाहिए या इसको हम और समझ सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको बता रखा है कि जो गुड रीडर्स हैं ना वो बॉर्न होते हैं, बनते नहीं हैं। अब इसमें क्या है, stated that salient dimensions of effective reading. These are the skills that are not necessarily innate or may be skillfully acquired. अब यहाँ पे पॉइंट्स आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि thus no one is born a reader, although one may have an intent penchant for reading. The hobby and habit of reading can be honed and perfected only by repeated practice and greater exposures of book. आप एक गुड रीडर कब बनेंगे, जब आप बहुत ज़्यादा बुक्स को पढ़ चुके होते हैं, आपको अलग अलग तरीके से नॉलेज होती है, ऑथर की जो बात है आप अच्छे से समझ सकते हैं। स्टार्टिंग में जब आप रीडिंग करते हैं तो कई बार होता है हमें वर्ड्स ही समझ नहीं आते, हमें इमोशंस और ऑथर की फीलिंग्स तो बहुत बात की बात है, हमें जो लिखा हुआ होता है उसका मीनिंग ही समझ में नहीं आता। लेकिन एक टाइम के बाद में जब आप अच्छे तरीके से रीडिंग रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं तो ये जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, आपकी स्किल्स काफ़ी हद तक डेवलप हो जाती हैं। फिर रीडर मस्ट फोकस ऑन ओनली कंटेंट बेस्ड मीनिंग एंड नॉट द स्टबलर एंड डीपर। कई बार क्या होता है कि आपको जो रीडिंग है ना वो बस उतनी करनी है जितना उसमें मीनिंग आपको दे रखा है। आप ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पे अपने थॉट्स को लाएंगे, ज़्यादा आप डीपली जाके वो चीज़ों को सोचेंगे तो इससे आपकी रीडिंग कभी कंप्लीट नहीं होगी, और जो आपके पास में पोजीशन है या जो कंसेप्ट है ना उसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आप कर देंगे। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में लैक ऑफ एफिकेसी।
on the part of the reader led to a narrow repertoire instructions, techniques and practice, and the inability to adjust the change in pedagogical context and demand. On the other hand, introspecting on one's own reading practice, adding to one repertoire and focusing on learning helps readers discover value in their reading of literary text. देखिए दोनों पॉइंट्स को इनको मैं आपको समझाती हूँ. यहाँ पे है क्या चीज़ कि आप देखेंगे कि जो रीडिंग है ना वो हमारी लाइफ का एक पार्ट बन जाता है. लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर आपकी रीडिंग एबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं तो आप ना बहुत कम टाइम में और जो आपको चीज़ें बहुत ही कम लिमिटेड वे में एक्सप्रेस करी हुई हैं उनसे भी आपने एक अच्छा कंक्लूजन निकाल सकते हैं. अच्छे तरीके से आप उनको चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं. लेकिन कई बार आप देखेंगे कि आपके पास टाइम पूरा होता है लेकिन आपके पास में जो वर्ड्स है, जो वोकैबुलरी है, जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं होता. उसकी जो लैंग्वेज है, वो जो पेडागोजिकल चेंजेस है ना वो आप उसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहे या आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं. रीडिंग ना दो तरीके से होती है. पहले टाइप तो ये हो गया जहाँ पे आपने ना एक पैराग्राफ स्टार्ट किया या टॉपिक या कंसेप्ट स्टार्ट किया और लास्ट तक आप उसको वन गो में पढ़ते चले गए. और एक टाइप होता है जहाँ पे आप देखेंगे कि आपने एक पैराग्राफ पढ़ा लेकिन सेकंड टाइम पे नेक्स्ट जब आप पैराग्राफ पे मूव करें तो वहाँ सब कुछ चेंज हो गया, वहाँ एक अलग स्टोरी स्टार्ट हो रही है. तो वहाँ पे आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है ना वो बहुत वर्क करना, एक्टिवली वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है. तो ये पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं कि आपको इफेक्टिव रीडिंग के लिए अगर अवेयरनेस को डेवलप करना है तो क्या क्या पॉइंट्स आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोसेस ऑफ, पहले ये देखते हैं डेवलपिंग एफिकेसी इन रीडिंग. अगर रीडिंग में आपको एफिकेसी लानी है तो क्या क्या पॉइंट्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स को याद रख सकते हैं. तो पहला आता है एनालाइजिंग द नीड फॉर रीडिंग अवेयरनेस. आपको इसको जो अवेयरनेस है ना, रीडिंग अवेयरनेस क्यों होनी चाहिए, उसको पहले उसकी वो नीड आपको एनालाइज करनी होगी कि वो आपकी ज़रूरत क्या है. क्योंकि आप देखते हैं जो ज़रूरत है ना वही आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है. ये आपने सुना होगा. जब तक आपकी ज़रूरत नहीं होगी ना तब तक आप वो चीज़ करने को आपका मन नहीं करेगा. तो बिफोर रीडिंग अ लिटरेरी टेक्स्ट वन मस्ट इंट्रोस्पेक्ट टू एनालाइज द नीड एंड द पर्पस ऑफ रीडिंग दैट टेक्स्ट. अगर आप एक प्रॉपर टेक्स्ट को रीड करें, पैराग्राफ को रीड करें तो उससे पहले आपको अपनी नीड, आपका पर्पस, आपकी ज़रूरत एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि आप उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को क्यों रीड कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजीज़ की रिक्वायरमेंट है उसको रीड करने के लिए, क्या स्ट्रक्चर वहाँ पे आपको गिवन है या डिफरेंट वेज जो आपको रीडिंग के दे रखे हो, तो वो सब आपको वहाँ पे याद रखने हैं. सेकेंड पॉइंट आता है एस्टैब्लिशिंग लर्निंग पैरामीटर्स फॉर रीडिंग. आपको कुछ पैरामीटर्स सेट करने पड़ेंगे अपनी रीडिंग के लिए, जैसे कि वाई, व्हाट स्पेसिफिक स्किल्स डू दे नीड टू एक्वायर, और हाउ विल द रीडर असेंड सर्टेन इफ़ दे अचीव द मास्टरी ऑफ कंटेंट. और जो क्वेश्चंस आपको ट्रिगर करें उनके आंसर्स आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, कुछ लर्नर पैरामीटर्स को आप कैसे इस्टेब्लिश करेंगे जो कि इंडिपेंडेंटली हो, ऑटोनॉमसली हो. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. चॉइस ऑफ अमेंडमेंट का मतलब होता है कि किस तरीके की वैरायटी आपको रीड करनी है, कब रीड करनी है. और ऐसा नहीं है कि अगर आप अपनी रीडिंग स्ट्रेटजीज़ को चेंज करना चाहते हैं, प्रैक्टिसेस को चेंज करना चाहते हैं तो उसके पीछे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए या आप नहीं कर पा रहे. तो ये सब पॉइंट्स को आपको ओवरकम करना है. प्लस जो चेंजेस हैं उनको इम्प्लीमेंट करना. चेंजेस इन रीडिंग स्टाइल एंड स्ट्रेटजीज एज वेल एज वैरायटी ऑफ टेक्स्ट फॉर रीडिंग मस्ट बी मेड इन स्मॉल वेज एंड इम्प्लीमेंटेड स्लोली एंड ग्रेजुअली बाय द ट्यूटर एंड देन बाय द रीडर. प्लस जो चेंजेस हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का आप ये पॉइंट एग्जांपल से समझा सकते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि जब स्टार्टिंग में रीडिंग करते हैं ना तो हम बहुत बेसिक चीज़ें उसे समझते हैं, हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, हम समझ नहीं पाते. लेकिन एक टाइम के बाद में ना रीडिंग जो है ना वो हमारी चेंज हो जाती है. पहले आप नॉर्मल बेसिक बुक्स को रीड करते हैं, फिर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होती है तो आप ज़्यादा उसमें घुसते हैं. फिर आप और थोड़े टाइम के बाद में आप देखेंगे कि चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप वहाँ पर इंक्लूड कर पाते हैं. तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे कि जो चेंजेस है ना उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है. इसमें हमारे जो रीडिंग असाइनमेंट्स होते हैं उसमें स्टेप बाय स्टेप हम चेंजेस देखते रहते हैं. फिर उसके बाद में आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में एस्टैब्लिशिंग कॉग्निटिव आउटकम्स एंड ऑब्जेक्टिव. कॉग्निटिव आउटकम्स में क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं, जैसे नॉलेज हो गई, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, एप्लीकेशंस हो गई, एनालिसिस हो गया, सिंथेसिस हो गया, इवैल्यूएशन हो गया. तो ये पॉइंट्स हैं कॉग्निटिव आउटकम्स के. फिर आता है नॉलेज रिक्वायर्स मेमोराइजिंग फैक्ट्स, डेफिनेशन एक्सेट्रा. अब नॉलेज के लिए क्या ज़रूरत है कि आप फैक्ट्स को कैसे मेमोराइज करें, डेफिनेशंस क्या हैं, एंड दिस रिक्वायर सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस लिटरेरी टेक्स्ट. और इसके लिए आपको जो टेक्स्ट गिवन है उसकी बहुत ही सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग, सुपरफिशियल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है.
फिर कॉम्प्रीहेंशन के लिए कॉम्प्रीहेंशन रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ मटेरियल। अब जो कॉम्प्रीहेंशन है ना, आप जब पढ़ते हैं तो उसके लिए ना अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है लिटरेरी टेक्स्ट की, कि क्या लिखा हुआ है, कितने तरीके से लिखा हुआ है, कैसी लैंग्वेज उसमें यूज़ करी गई है। तो ये सब पॉइंट्स को आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। प्लस अगर आपको कोई चीज़ पूरे सिंगल गो में नहीं समझ में आ रही है, आप उसको पार्ट्स में ब्रेक करके फिर एनालाइज कर रहे हैं, या फिर कुछ सिंथेटिक रेफर्स का आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे मल्टीपल पार्ट्स जो लिटरेरी के हैं, लिंग्विस्टिक इनपुट्स हैं, उनको आप क्रिएट कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं एक साथ में। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है प्रोसेस ऑफ रीडिंग लिटरेरी टेक्सेस। अब कुछ आपको ना यहाँ पे प्रोसेस गिवन है कि लिटरेरी टेक्स्ट को रीड करने के लिए क्या क्या प्रोसेस आपको गिवन है। जैसे पहला आता है आपका रिकॉग्नाइजेशन स्टेज, ये 3 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया गया है। सेकंड आता है स्ट्रक्चरिंग स्टेज, थर्ड वन इज़ इंटरप्रिटेशन स्टेज। तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स आपको दे रखे हैं। रिकॉग्नाइजेशन स्टेज जो होता है वो फर्स्ट स्टेज है, सिंपली रिकॉग्नाइज किया, जो ग्राफिक्स हैं, फोनोलॉजिकल एटम्स है, जो साउंड है वो उसको आपने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया। सेकेंड पॉइंट आता है स्ट्रक्चरिंग, कि जो सिंथेटिक रिलेशनशिप आपने एटम और जो अंडरस्टैंड स्ट्रक्चरल मीनिंग ऑफ द सिंथेटिक यूनिट्स, तो ये आपने देख लिया कि एक स्ट्रक्चर आप सेट करें कि ये चीज़ है ऐसे ऐसे पढ़नी है, ये चीज़ें इसमें इंक्लूड करनी है। फिर आता हमारा इंटरप्रिटेशन स्टेज, जो कि हाईएस्ट लेवल होता है इन प्रोसेस ऑफ रीडिंग। इस स्टेज में रीडर जो है वो ग्रैप कर सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंस, उसके पीछे के इमोशंस, उसके पीछे की वजह, सुपरफिशियल कॉनेक्शन जो है, इनर मीनिंग जो है, उसको भी आप वहाँ पे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और जो ये है ना, ये अल्टीमेट गोल होता है प्रोसेस ऑफ रीडिंग का, ये आपको याद रखना है। प्लस अगर रीडिंग की बात करें तो यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन 2 टाइप आपको यहाँ पे दे रखे हैं, एक है इंटेंसिव और एक है आपका एक्सटेंसिव। तो इंटेंसिव रीडिंग क्या है, जब क्लोजली रीड किया जाता है। वैसे इसको मैं बहुत डिटेल में पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन अभी फिर भी अगर आपको थोड़ा पढ़ना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंटेंसिव का मतलब होता है जहाँ पे ना आप बहुत ही छोटी चीज़ के लिए, एक्यूरेसी के लिए, बहुत ही माइनर इन्फॉर्मेशन या आपके दिमाग में कुछ चल रहा है उसको आप वहाँ पे ढूंढ रहे हैं। लेकिन एक्सटेंसिव रीडिंग की बात करें तो फ्लुएंसी इन्वॉल्व हो जाती है, जब आप लॉन्गर टेक्स्ट को पढ़ते हुए चले जाते हैं अपनी खुशी के लिए, स्पीड के लिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। रीडिंग में आपके पास और भी अलग अलग टाइप्स आते हैं, जैसे स्कीमिंग रीडिंग हो गया, स्कैनिंग हो गया। ये चारों टाइप्स ना मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मेरी पहले की जो यूनिट्स की है ना, उन वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि अगर बार बार इसको रिपीट किया तो बुक में बहुत ज़्यादा यूनिट्स है, वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। तो वहाँ से आप इसको एक बार देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है, ब्रीफली डिस्कस 3 मेन स्टेजेस ऑफ रीडिंग। तो वो तीनों जो स्टेजेस हैं वो आप यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये 3 स्टेजेस हो गए हैं, जहाँ पे एक आता है आपका स्ट्रक्चरिंग स्टेज, रिकॉग्नाइजेशन स्टेज हो गया, इंटरप्रिटेशन स्टेज हो गया। तो ये तीनों स्टेजेस आप यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। तो देखिए ये जो बुक है ना, ये जो यूनिट है इसमें यहीं तक इम्पॉर्टेंट था। इसके बाद में नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे जो इसमें चेक योर प्रोग्रेस में आपको 4 में दे रखा है कि रीडिंग जो है ना वो एक लिटरेरी टेक्स्ट पोएट्री। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। यहाँ पे ये 2 क्वेश्चंस हैं, इनको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे एग्जाम पर्सपेक्टिव से लगे। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ हाउ रीडर्स आइडेंटिफाई स्टेजेस एंड फेजेस विद इन अ लिटरेरी वर्क। कि जो रीडर है ना वो कैसे स्टेजेस को आइडेंटिफाई करे, फेजेस को आइडेंटिफाई करे किसी भी लिटरेरी वर्क के अंदर, ये आपको विद एग्जांपल यहाँ पे बताना है। इसका आंसर मिलेगा पेज नंबर 61 पे। तो ये रहा पेज नंबर 61 और ये रहा हमारा क्वेश्चन। सो रीडर कैन गो ऑन टू द आइडेंटिफाई स्टेजेस एंड फेजेस विद इन अ लिटरेरी वर्क। सम ऑफ दीज आर फॉर्मली मार्क्ड बाय, कैसे, जैसे स्टेंजास में डिवाइड कर दिया, और जो स्टेंजास हैं पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया, हेडिंग्स सब हेडिंग्स आप जैसे पढ़ते हैं। प्लस एक मूवमेंट आया जिसमें उसने एक्सपोजिशन किया। एक्सपोजिशन का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्टरी टेक्स्ट हम आगे भी पढ़ेंगे, बट इसका मतलब क्या होता है कि आपने उसकी मीनिंग को प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आप लोग ग्रैब कर सकते थे वो आपने करी और उसको अच्छे तरीके से समझा। प्लस इसमें कुछ हमारे पास फिर डेवलपमेंट फेज़ आता है। फिर ये जो फेजेस होते हैं ना, ये आपको यहाँ पे याद रखने हैं कि एकदम स्टार्टिंग होती है बिल्कुल शॉर्ट से। जैसे आप एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल याद रख सकते हैं यहाँ पे, कि जब स्टार्टिंग में उनको पहले ना लेटर्स पढ़ाए जाते हैं या फिर क ख ग पढ़ाए जाते हैं, वर्णमाला पढ़ाई जाती है। उसके बाद में बिना मात्राओं वाले वर्ड्स बनवाए जाते हैं, 2 वर्णों को जोड़ के। फिर उसके बाद में धीरे धीरे उनको चीज़ें डेवलप करी जाती हैं और फिर एक टाइम आता है, स्टेज आती है जहाँ पे वो सेंटेंस मेकिंग सीखते हैं। तो यही पॉइंट्स हैं कि पहले आपने डिवीजन किया, फिर उसके बाद में धीरे धीरे आप आगे के जो फेज़ है ना उनको क्या करते गए, डेवलप करते गए। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हाउ कैन रीडर ऑफ अ पोएम डिस्टिंग्विश बिटवीन मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। तो जो रीडर है पोएम का,
जैसे सपोज़ आप कोई पोएम रीड कर रहे हैं, कोई स्टैंजा रीड कर रहे हैं, कोई पोएम कोई स्टाइल में आप रीड कर रहे हैं, क्योंकि पोएम जो है ना वो कॉम्प्रीहेंशन से बहुत अलग होती है। कॉम्प्रीहेंशन में आपको एग्जैक्ट मीनिंग गिवन होता है और उसको आपको समझना होता है, लेकिन पोएम में ना बहुत ही रिदम टाइप में, म्यूज़िक टाइप में, लिरिक्स टाइप में फॉर्म दे रखी होती है, जहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है कि आप उसको कितना अच्छे से डिकोड कर पा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि हाउ कैन रीडर्स ऑफ द पोएम डिस्टिंग्विश बिटवीन मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस, कि मीनिंग और सिग्निफिकेंस में एक जो रीडर है पोएम का वो कैसे डिस्टिंग्विश कर पाता है। सो इसका आंसर भी आपको मिलेगा पेज नंबर 62 के ऊपर। अब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हेडिंग भी आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगी, रीडर ऑफ द पोएम डेवलप अ सेंसिटिविटी टूवर्ड्स डिस्टिंग्विश बिटवीन मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। तो यहाँ से आप इसको आंसर को लिख सकते हैं। ये जो वाली जो यूनिट थी ना ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें आपको चीज़ें थोड़ी लर्न भी करनी पड़ेंगी और मीनिंग काफ़ी अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ आएगा, वरना ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड ब्लॉक, जिसकी 5 यूनिट्स मैं आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगी। और उसके पीछे की वजह ये है कि ये जो यूनिट है ना, यूनिट ब्लॉक 2 जो है आपका, ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे बेस्ड है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मतलब किस तरीके से आपसे पैराग्राफ एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरीके से आप पैराग्राफ को रीड करके आंसर दे पाते हैं। तो यहाँ पे आपको समझने का बहुत कम है और प्रैक्टिस आपकी बहुत ज़्यादा है कि जितने ज़्यादा पैराग्राफ्स को आप सोल्व करेंगे उतनी ज़्यादा आप आंसर्स को अच्छे से लिख पाएंगे। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत भी अच्छी है तो आप उसको 1 गो में समझ के आप आंसर्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। जब तक इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बाकी स्टूडेंट्स को भी कनेक्ट करिए आप लोग। और वैसे तो मैं चाहती थी कि न्यू ईयर्स आने से पहले ना हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएं, लेकिन वो मुझे कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं। बट थैंक यू सो मच, इतना सपोर्ट भी आप लोग कर रहे हैं और जितना मैक्स टू मैक्स हो सकता है प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।